विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें। गाड़ी संख्या 000503 सहरसा एक्सप्रेस जो कि सहरसा जंक्शन से सभी छोटे बड़े स्टेशनों पर रुकते हुए सपनों के नगर स्वप्न नगर तक जाएगी। सहरसा जंक्शन से प्लेटफॉर्म संख्या 1 से खुलने वाली है। तो मेरा नाम है आर्यन भारद्वाज और अब आप चुके हैं सहरसा जंक्शन पे। तो आइए फिर अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो कि पिछली क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन को किया था, आज उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको पिछला क्लास अच्छा लगा होगा, और नहीं लगा तो हमें क्या, आप सोचिए, है ना। और हाँ, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो, सब कुछ समझ में आता हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो, इसमें तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। चलिए फिर हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, है ना। देखो, पिछली क्लास में हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन किया था, जिसमें एक सवाल था, एक कक्षा में लड़के और लड़कियों के बीच का अनुपात 6:5 है। 8 लड़के अगर बढ़ जाते हैं, हाँ मे भी ये क्वेश्चन नहीं हुआ था ना, नहीं ये क्वेश्चन हो चुका था। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा एक कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 2:1 हो जाएगा। देखो, कोई एक क्लास है जिसमें लड़के और लड़कियों का जो रेशियो है वो रेशियो 2:1 हो जाएगा। कब? अगर 15 लड़कियां कक्षा छोड़कर चली जाए। मतलब शुरू में क्लास के अंदर कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं इसके बारे में हमारे पास कोई आइडिया नहीं। तो सबसे पहले उस आइडिया को ले लेते हैं। मान लो कोई क्लास की बात हो रही है और वो क्लास ए और बी है, ठीक है। अब आप समझेंगे इसमें भी कितने बॉयज हैं और कितने गर्ल्स हैं इसके बारे में हमारे पास कोई आइडिया नहीं। लेकिन ये जो रेशियो है ना, ये बन जाएगा 2:1, ऐसा है ना। यस, 2:1 इफ 15 गर्ल्स, यानी कि 15 लड़कियां क्लास छोड़ के चली जाती है, यानी कि 15 लड़की जो है यहां से क्लास छोड़ के चली जाती है, माइनस इट मीन्स 15 लड़की चली गई। अब 15 लड़की जब क्लास छोड़ के चले जाएगी तब हमारे क्लास का रेशियो 2:1 हो जाएगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। उसके बाद 45 लड़के, यानी कि 45 लड़के कक्षा छोड़कर चले जाते हैं, तो ये अनुपात बदल के 1:5 हो जाएगा। अब सेकंड फेज क्या कर रहा है, अगर 45 लड़के क्लास 45 ना, हाँ, अगर 45 लड़के बॉयज जो है क्लास छोड़ के चले जाए तो ये जो रेशियो है 2:1, ये रेशियो बन जा रहा मेरा कितना, 1:5। तो पूछ रहा बताओ प्रारंभ में कितनी लड़कियां थी, यानी कि यहां बॉयज गर्ल्स का नंबर आपसे पूछा जा रहा है, ठीक। अब थोड़ा सा आप इसको सोचने समझने का कोशिश करेंगे। अभी तक जब भी हम छलांग मारते थे रेशियो में, तो आपके साथ कुछ ऐसा डाटा दिया रहता था, उस डाटे से आप इस जो रियल फिगर होता है, इस रियल फिगर को हम उसके साथ कंपैरिजन करते थे, पर हमारे पास अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लेकिन जरा इस बात को देखो, इस दोनों रेशियो में हमारे पास कुछ ना कुछ कंपैरिजन है। अच्छा जरा सोचो, जब रेशियो क्लास का 2:1 था, उसके बाद कौन गया है, उसके बाद लड़के गए हैं, बॉयज गए हैं। कितने बॉयज गए हैं, तो 45 बॉयज चले गए। अगर यहां से बॉयज चले गए तो क्या गर्ल्स को सेम रहना चाहिए, यार लड़कियां तो कोई गई नहीं है। तो अगर लड़की नहीं गई है तो कायदे से जरा देखो, गर्ल्स का नंबर यहाँ 1 है और यहाँ गर्ल्स का नंबर 5 है, लेकिन कोई गर्ल्स यहां से वहां गई नहीं है। इट मींस गर्ल्स को तो सेम होना पड़ेगा ना। अब अगर गर्ल्स को सेम होना पड़ेगा तो जरा देखो, यहाँ 5 है और यहाँ 1 है, तो क्या हम इस दोनों को पहले सेम बना ले। तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देते, तो यहाँ भी मेरे पास क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस हिसाब से इस जगह कितनी लड़की हो गई, 10, और इस जगह कितने लड़के हो गए, 5 लड़के हो गए। साहब सॉरी, ये बॉयज का नंबर है और ये गर्ल्स का नंबर है 5, ठीक बात। अब देखो कह रहा है कि भैया 45 लड़के गए हैं, पर जरा देखो पहले बॉयज थे कितने, 10, अब कितने बॉयज हो गए, 1। इस हिसाब से अगर रेशियो वैल्यू से हम कंपैरिजन करें तो मेरे पास 9 लड़के जा रहे हैं, है ना। और सवाल क्या कर रहा है, 9 नहीं 45 गया है। इसका मतलब 9 का वैल्यू कितना, 45, यानी कि 1 का वैल्यू 5 हो गया। अब जब 1 का वैल्यू 5 हो गया तो लड़कियां इस समय जो लड़के थे वो कितने थे, 10 × 5 = 50, और ये जो लड़की है ये 25 × 25। इस समय 25 लड़की थी और लड़के 50 थे।
अब जरा देखो, जब यहां से यहां आया है तो क्या बोला, 15 लड़की चले गई है। इस समय यानी कि इस जगह कितने लड़के होंगे, ये तो 15 लड़की जाने के बाद 25 है। इसका मतलब यहां से जब हम यहां जाएंगे तो 15 लड़की और होगी, यानी कि 25 और 15 40 लड़की थी। सबसे पहले सबसे प्रारंभ में हमारे पास 40 लड़कियां थी और लड़के में कोई इंटरफेयर नहीं हुआ, यानी कि 50 बॉयज थे। अगर बॉयज का नंबर पूछता तो 50 लिखते, लेकिन हमारे पास अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी। इसका मतलब हम अभी क्या बोलेंगे कि हमारे पास लड़कियां जो सबसे शुरुआत में थी वो कितनी थी, 40 थी। आ रही बात समझ में? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो भी था आप उसको चेक कर लेंगे। पिछली क्लास में हम लोग जहां पे क्लास को छोड़ा था उससे आगे हम लोगों ने क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू किया। ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जरा इत्मीनान से देखिएगा आप लोग। कह रहा है कि किसी वस्तु के, देखो अब थोड़ा सा क्वेश्चन ना मिक्सर टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो घबराना नहीं है। वहां भी जहां भी मिक्सर और इरिगेशन में कुछ परसेंट रेशियो वैल्यू से कंपैरिजन करने की बात आएगी, तो 2-4 क्वेश्चन वहां से भी हम आपको निकाल के लाए हैं, देखिएगा आपको समझ में आएगा। कह रहा किसी वस्तु के मिश्रण जिनकी कीमत 35 रुपए तथा 40 रुपए प्रति केजी है, देखो को 2:3 के अनुपात में मिलाया जा रहा है। अब देखो ना, समझना बात को। कह रहा कोई दो चीज है, मान लो चावल और गेहूं ही है। अगर हम राइस है और यहां वीट ले लेते हैं, इस राइस और वीट को यानी कि चावल और गेहूं को 2:3 में हम मिला रहे हैं, ठीक है। अब कह रहा है कोई मिश्रण है, किसी वस्तु के मिश्रण जिनकी कीमत 35 रुपए तथा 40 रुपए प्रति केजी है। कहने का मतलब इस राइस का जो कीमत है रुपया 35 पर केजी है और वीट का जो कीमत है वो रुपया 40 पर केजी है, ठीक बात। तो हाँ, आगे क्या बोलता है, ठीक है, अनुपात में मिलाया जाता है। यदि इस मिश्रण का 1/5 पार्ट, यहां जितना भी मिश्रण है इसका 1/5 पार्ट हम क्या करते हैं, भाग को 46 रुपया प्रति केजी तथा शेष को 55 रुपया प्रति केजी, यानी कि 1/5 पार्ट को हम 46 रुपया 46 पर केजी और शेष कितने बच गए, 4/5 पार्ट, इसको हम रुपया 55 पर केजी के हिसाब से बेचते हैं। बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी कि प्रॉफिट परसेंट मेरे से पूछ रहा है कितना होगा, जरा इस बात को आपको कैलकुलेट करना, देखना ध्यान से। जब कभी तुमको इस तरह के सवाल दिए जाए तो सबसे पहले तो आप घबराए नहीं, ये तो बात आप सब सवाल में बोलते हो सर, है ना। देखो अब पहला बात यहां क्या है, हमको नहीं मालूम कितना चावल कितना गेहूं, ये नहीं मालूम, पर ये बता है इस दोनों को हम 2:3 रेशियो में मिक्स किए। जब कभी इस तरह के सवाल आए तो तुम ये मान लेना कि हमारे पास कुल कितने वजन है, तो 2 केजी राइस है एंड 3 केजी वीट है, यानी कि टोटल हम यहां मान लेंगे कि हमारे पास 5 केजी ही ये अनाज है। अब अगर 5 केजी अनाज है, तुम सोचो ये 2 केजी चावल है जिसका प्राइस कितना है, 35 रुपए, यानी कि इस जगह जो हमारा 70 रुपया लगा होगा, ठीक है। और इस जगह की बात करें तो इसका वजन कॉस्ट है 40 रुपए पर केजी, 4×120, यानी कि पहले जब हम शुरुआत के फेज में चावल और गेहूं को जब 2:3 में मिलाए थे तो मेरा खर्चा कितना आया था, तो मेरा खर्चा आया था 70 रुपए इसका कीमत पड़ा था सर, और 120 रुपए इसका कीमत पड़ा था, यानी कि 190 रुपए कीमत पड़ा था, ठीक। अब थोड़ा समझना, करा इसका 1/5 पार्ट जो है वो 46 रुपए पर केजी के हिसाब से एंड 4/5 पार्ट 45 रुपए पर केजी के हिसाब से अगर हम बेचें तो उसका फाइनली लाभ या जो भी अगर हानि होगा तो वो देखेंगे, अगर लाभ हुआ तो कितना परसेंट का लाभ हुआ, ये बात आपसे पूछा जा रहा है। तुम एक चीज बताओ, अगर हम 5 का 1/5 पार्ट निकाले, कहने का मतलब क्या हो गया, ये है 1 केजी, 1 केजी को बेच रहे हैं 46 रुपए पर केजी के हिसाब से, और बच कितने गए 4/5 पार्ट, कहने का मतलब क्या हो गया 4 केजी, 4 केजी को बेच रहे 55 के हिसाब से। जरा देख रहे थे इस समय जो आएगा हमको कितना आएगा, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, सीपी हो गया। अब अगर हम बात करें 1 केजी को बेच रहे हैं हम 46 रुपए पर केजी के हिसाब से, तो यहां पे हमारा कितना आएगा 46 रुपया आएगा, ठीक बात। और 4 केजी को बेच रहे हैं हम 55 रुपए पर केजी के हिसाब से, तो यहां हमारा जो आएगा यहां से कितना पैसा आएगा, 55 गुना 110 गुना 220, यहां से हमको मिलेगा कितना 220 रुपया, 220 और 46 266 रुपए हमारे पास आएगा। जब हम इस दोनों को मिक्स किए थे, जहां चावल था 35 रुपए पर केजी और गेहूं था
या तुम ऐसे सोच लो, दो तरह के चावल ही है हमारे पास, राइस 1 एंड राइस 2 ही मान लेते हैं इसको। तो पहला चावल जो था वो 35 रुपए पर केजी का था, दूसरा चावल 40 रुपए पर केजी का था, जिसको हम मिक्स किए 2:3 में। तो हमने माना 5 केजी ही हमारे पास टोटल चावल है। एक्चुअली में ये रेशियो वैल्यू दिया हुआ था, पर हम उसको मान लिए कि इतना ही मान लिए 5 केजी ही हमारे पास चावल है, जिसमें 2 केजी को हम 35 के भाव से खरीदे हैं, यानी कि 70 लगा है मेरा, और 3 केजी को 40 के भाव से खरीदे, यानी कि 120 लगा है। इस हिसाब से हमको खरीदने में कुल कितना आया था, 190 रुपए। अब सवाल कर रहा है इस दोनों मिक्सचर को, यानी कि यहां से जो मिक्सचर हुआ है उसके 1/5 पार्ट को हम 46 रुपए पर केजी से बेच रहे हैं, और रेस्ट पार्ट को हम 55 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच रहे हैं। ओके, तो 1/5 पार्ट इट मींस 1 केजी को हमने किस भाव से सेल किया है, 46 के भाव से, यानी कि 46 रुपए मेरे पास आएगा। और 4 केजी को हम 55 के भाव से जब बेचे हैं तो 220 आएगा, कहने का मतलब 266 आया। अब जरा सोचो, हमने खरीदा था 190 रुपए में, ये सीपी था मेरा, और बेचा तो 266 आया, ये एसपी हो गया हमारा, तो फायदा हो गया। ऑब्वियसली यहां से देख के लग रहा है हमको कि फायदा हुआ है। कितने का फायदा हुआ भैया, 66 और 10 76, यानी कि 46 का फायदा हुआ कितने पे, हमेशा सीपी पे फायदा या लॉस की बात करते हैं, इंटू 100, तो कुछ कटेगा क्या, 0 से 0 मर गया, 19 चौक 76, यानी कि 40% का हमारे पास क्या आया है, प्रॉफिट आया, फायदा आया है। ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक बात। क्या इसमें कोई परेशानी तो नहीं आ रहा? अगर आ रहा है तो आप इसको कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा सा वीडियो पॉज करेंगे, पॉज करने के बाद आप इसको फिर से रिवाइंड करके देखेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। कुछ नहीं, क्वेश्चन बाहर नॉर्मल सा सवाल है। बस आपको ऐसे सवाल के अंदर एक बात ध्यान रखना है कि जब कभी रेशियो वैल्यू दिया हुआ रहे तो आप उतना ही मान लेना, चावल या जो भी मिक्सर दे रखा हो उसको आप उतना ही केजी मान लेंगे, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल हमारे पास क्या है, दूसरा सवाल हमारे पास क्या है, हाँ, दूसरा सवाल है, कह रहा है मिल्क एंड वाटर, दूध और पानी के 729 लीटर मिश्रण में, देखो दूध और पानी इस दोनों को मिला के टोटल एक मिक्सर तैयार किया गया, जिस मिक्सर का जो कैपेसिटी है कितना है, 729 लीटर दे रखा है, ठीक बात। दूध तथा पानी के 729 लीटर मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 7:2 है। अच्छा, ठीक बात। तो हमारे पास दो चीज है, क्या क्या, मिल्क एंड वाटर। ये रहा मिल्क, दूसरा वाटर। हमको पता है मिल्क और वाटर का जो रेशियो दे रखा है ना सर, वो दिया हुआ है 7:2। और एक बात और कह रहा है कि ये टोटल मिक्सर कितना है, 729 लीटर है। कितना है, 729 लीटर। वेरी गुड। अब कह रहा है दूध तथा पानी के 7:3 के अनुपात में नए मिश्रण प्राप्त करने के लिए इसमें पानी कितनी मात्रा में मिलाई जाए। यानी कि ध्यान से समझना, हम कह रहा है पहले हमारे पास 729 लीटर मिक्सचर था, जिस मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर के बारे में आपको दे रखा था कि मिल्क का क्वांटिटी और वाटर का क्वांटिटी 7:2 है, ठीक बात। कह रहा कि ये नहीं चाहिए, हमको चाहिए 7:3 चाहिए। तो हम इसमें कितना वाटर ऐड करें, कितना वाटर ऐड करें, मेरे से यही सवाल पूछा जा रहा है। अब थोड़ा सा समझना, क्या ऐड करना, हमको वाटर ऐड करना है, ठीक है। पहली बात तो आप ये समझना कि सबसे पहले की बात करें तो 7 और 2 यानी कि मेरे हिसाब से 9 लीटर होना चाहिए, जबकि ये कह रहा 729। कितना आ रहा भैया, 9 8 72, 81 आ रहा है, 81। इसको काटोगे एक का वैल्यू कितना आ गया, 81 आ गया, 81 आ गया। इस हिसाब से ये कितना हो गया, इसमें 81 से गुना करेंगे, 8 7 56, 7 का 7, 576 लीटर ये आ गया हमारा, ठीक बात। और 81 और यहां दुना, 2 का 2, 8 दूना 24, 242 लीटर हमारा क्या आ गया, वाटर आ गया। यानी कि सबसे पहले जो हमारा मिक्सचर था, सबसे पहले मिक्सचर की अगर हम बात करें तो 576 लीटर हमारा मिल्क था एंड 242 हमारा वाटर था। ओके, अब कह रहा भैया इसमें कितना वाटर ऐड करें कि नया रेशियो 7:3 हो जाए। अब जरा गौर से देखो, हम ऐड क्या कर रहे हैं, वाटर। कायदे से अगर बात करें तो ऐड क्या हो रहा है, हमारा वाटर हो रहा है। हाँ, अब जब वाटर ऐड हो रहा है तो मिल्क तो वही है ना, मिल्क में तो कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। अभी यहां देखो, ये जो मिल्क 7 है, यहां भी मिल्क 7 है। अगर ये नहीं भी होता ना तो पहले हम इसको बराबर करते, क्योंकि मिल्क तो ऐड क्या हो रहा है, वाटर हो रहा है। मिल्क तो वैसा ही है जैसा पहले था, तो हम अभी भी ऐड वही करते।
दोनों को बराबर करते हैं, पर यहां खुद से ही बराबर है। अब सोचो, ये जो पहले का वजन दिया हुआ था 567 लीटर, इसका मतलब अभी भी दूध तो उतना ही होगा, 567 लीटर ही होगा। यानी कि इसको हम बनाने के लिए इसमें 81 से मल्टीप्लाई करना होगा। कहने का मतलब 7 का वैल्यू 7 में 81 से गुना करेंगे तो 576 आ जाएगा। इस हिसाब से इसमें भी हमको 81 से मल्टीप्लाई करना होगा। 8 या 24, 240, 3 243 लीटर हमारा कितना हो गया? 243 लीटर कितना हो गया हमारा? 243 लीटर हमारा क्या हो गया? वाटर हो गया। अब जरा सोचो, 81 या 243 लीटर अभी पानी है, जबकि कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? अब भाई 243, देखो ना, ये सब परेशानी ना मेरे साथ होते रहता है, हम क्या कर सकते हैं यार, ये छूटता नहीं है। 243 लीटर हमारा क्या हो गया? ये वाटर हो गया। पहले कितना था? 242 लीटर। कुछ समस्या तो नहीं आ रही ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? अर्थात कितने लीटर पानी मिलाए गए हैं? 1 लीटर पानी मिलाए गए हैं। 1 लीटर कैसे हुआ यार? हाँ हुआ ना। यहां आप जब 81 से मल्टीप्लाई करोगे 162 आएगा। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। 162 पहले वाटर था, अब कितना हो गया? 243। तो आप खुद सोच सकते हैं, यहां 7 को 2 से मल्टीप्लाई, सॉरी 81 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, 81 को यहां 3 से मल्टीप्लाई किया, इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 81 ही तो होगा। नहीं तो फिर आप इसमें से इसको घटा लीजिए, 81 ही आएगा। यानी कि हमने कितना पानी ऐड किया? 81 लीटर पानी हमने इस क्वेश्चन को, इस रेशियो को बनाने के लिए हमने 81 लीटर पानी को ऐड किया है। बात समझ में आ रही है? ओके, चलिए फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, समझते हैं। हाँ, थोड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। यह सवाल थोड़ा सा अच्छा सवाल है। कहा भैया मेरे पास 2 वेसल्स ए एंड बी, यानी कि 2 बर्तन है हमारे पास ए और बी, कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, यानी कि इसमें 2 चीज रखे हुए, 2 वेसल्स हैं, 2 बर्तन है हमारे पास ए और बी, दोनों में दूध और पानी का मिक्सचर है। ठीक बात। पहले में जो है दूध और पानी का, यानी कि देखो इसको थोड़ा समझते हैं। हमारे पास कितने बर्तन हैं? 2 बर्तन। ठीक है सर जी, 2 बर्तन हैं। मान लो अगर हम बात करें बर्तन ए और बर्तन बी, दोनों में मिल्क और वाटर ही ऐड करे जा रहे हैं, दोनों में मिल्क और वाटर ही ऐड करे जा रहे हैं। करे दोनों में पानी और दूध का मिश्रण, दूध और पानी का मिश्रण है। पहले में ये अनुपात है 4:5, यानी कि पहले में मिल्क का और पानी का जो रेशियो है वो कितना है? 4:5। ठीक। एंड द अदर वेसल कंटेन्स, दूसरे बर्तन में जो दूध और पानी का मिक्सचर है वो है 5:1। दूसरे बर्तन में ये जो रेशियो है वो कितना है दूध और पानी का? 5:1। ठीक बात। यदि दोनों बर्तन को कहा इस दोनों को मिला दो, हम ए और बी दोनों को मिलाना चाहते हैं और ऐसे मिलाना चाहते हैं, यदि दोनों बर्तन को 5:2 में मिला दिया जाए तो नए बर्तन में, यानी कि ये जिस बर्तन में हम ए और बी दोनों को मिला रहे हैं इसको किस अनुपात में मिला रहे हैं? 5:4 में। अगर दोनों को मिला रहे हैं 5:4 में तो इस हिसाब से सॉरी 5:2 है, इस हिसाब से इस बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? ये तुम्हारे से पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक चीज तुमसे हम पूछना चाह रहे हैं, इस दोनों बर्तन में हम इस बर्तन के अंदर, यानी कि ए और बी में, ए और बी को जब हम मिला रहे हैं तो मिलने के बाद मिल्क कितना होना चाहिए? 5, और वाटर कितने होने चाहिए? 2। मिलने के बाद की बात हो रही है, यानी कि जब हम दोनों को मिला दें उस समय ये रेशियो होना चाहिए 2 और 5। यही करा ना सवाल मेरा? जरा सोचो, अगर हम तुमसे पूछे ये है मेरा पहला बर्तन और ये है मेरा दूसरा बर्तन, ये हो गया मेरा पहला बर्तन और इसको क्या बोलते हैं? हम दूसरा बर्तन बोलते हैं। इस दोनों को मिलाना है किस अनुपात में? 5:2 में। यानी कि इस पहले बर्तन का वैल्यू क्या होना चाहिए? 5 में, और दूसरे बर्तन का वैल्यू क्या होना चाहिए? 2 में। ये तो मेरा बोल रहा है ना। हम देख रहे हैं सर, अभी जो पहला बर्तन है इसमें अगर क्वांटिटी की बात करें तो ये क्वांटिटी कितना है? 9 है, और इस बर्तन में क्वांटिटी कितना है हमारा सर? 6 है। ठीक बात। इसी 9 और 6, क्योंकि ये जो मिलाएंगे ये किस रेशियो में मिलना चाहिए? 5:2 में। तो ये 5 अनुपात, ये जो मिला रहे हैं ये होना चाहिए 5 और ये होना चाहिए 2,
तभी नहीं इस दोनों को बोलेंगे कि अच्छा पहले वाले बर्तन को हम 5 अनुपात में मिलाए और दूसरे वाले बर्तन को 5 और 2 के अनुपात में हम मिला रहे हैं, यही बोल रहे हैं। अब आप सडनली इसको 9 जो है इसको 5 बनाना चाहते, तो ये 5 तो बनेगा नहीं तुरंत। ये 9 को क्या बनाना चाहते हैं? 5। तो किसी के मन में सवाल आएगा सर 5/9 से मल्टीप्लाई करा दो सब में, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो, पर फ्रैक्शन में हम चाहते हैं ना हो, क्योंकि फ्रैक्शन में थोड़ा सा गुना उना करना, जोड़ना घटाना, फिर भिन्न का जोड़ा आएगा, वो सब थोड़ा परेशानी डाल देता है। तो ये जो 9 है इसको हम 5 बनाना चाहते हैं, ये जो 6 है इसको हम 2 बनाना चाहते हैं, क्योंकि इसी रेशियो में हमको मिलाना है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरीके के सवाल को बनाने के लिए आप डायरेक्टली 5/9 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर वो थोड़ा सा उलझाएगा, इसलिए हम उस तरीके को करेंगे नहीं। हम सबसे पहले इस दोनों को बराबर कर लेते हैं। जैसे ही बराबर आ जाएगा, अब हम आराम से इसमें 5 से इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरा काम हो जाएगा। तो बराबर होगा कैसे? देखो ये 9 है, ये 6 है, या तो आप इस 6 को यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस 9 को आप यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, पर मेरा काम है बराबर करना। अब क्या जरूरत है इसको 6 और 9 से, 6 से थोड़ा मल्टीप्लाई करना, बड़ा बड़ा हैवी अमाउंट दिखाई देगा। तो इससे बचने के लिए इस 6 और 9 को आप बराबर करना चाहते हैं, तो 9 में जरा 2 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 18 आ जाएगा। 6 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 आ जाएगा वो भी। तो ये जो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये तो बस समझने वाली बात है। कहने का मतलब इस 2 से यहां मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 10, और ये क्या बन जाएगा? 8। ये जब 3 से मल्टीप्लाई होएगा तो ये बन जाएगा 3, और ये कितना बन जाएगा? 5 3 जा 50। पर बात यहां मेरा बनेगा नहीं। पहले तो हमने बराबर किया, अब बराबर करना मेरा काम नहीं था, मेरा काम था 5:2 लाना। अब हम क्या करेंगे, फिर 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब ये बन जाएगा 5। तो एक साथ ही हम 2 और 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, बस हम आपको समझाने की बात आ रही थी, इसीलिए हम इस तरीके से किए। तो इस पूरे इक्वेशन में अब किससे मल्टीप्लाई करना होगा? तो ये हो जाएगा 10 × 5 = 50 और 8 × 5 = 40, ठीक बात। और जब हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा ये 6 हो जाएगा, और 15 दूना 30, ये 30 हो जाएगा। इस हिसाब से अब ये दोनों, ये आ गया 5 के रेशियो में और ये आ गया 4 के रेशियो में, दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये मिलाएंगे तो यहां मिल्क और यहां वाटर की बात कर लेते। तो मिल्क पहले में कितना है? 40, अब कितना है? 30, तो 40 30 70, और यहां वाटर पहले कितना था? 50, अब कितना? 56 कटेगा क्या? 70 और 56, 7 से कट रहा है, 7 10 10 70, 7 8 56, अभी भी कटेगा, 2 चौका 8, 2 पंचे 10। कहने का मतलब 5:4 हमारा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब जब हम ए और बी को 5:2 में मिक्स करते हैं, तो उसके अंदर जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो क्या आ जाएगा? 5:4। देखो 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 देखो, कुछ नहीं हुआ है, घबराओ नहीं, समझने है आपको, कोई बड़ा सा चीज यहां नहीं हुआ, समझिएगा। कह रहा भैया पहला एक कंटेनर है, बर्तन है, जिसके अंदर मिल्क और वाटर किस रेशियो में? 5:4 में, ठीक बात। दूसरा कंटेनर है जिसमें मिल्क और रेशियो है 5:1। कह रहा इस दोनों को मिलाओ, मिलाना चाहते हैं, और जो मिलाना चाहते हैं वो कौन सा रेशियो होना चाहिए? यानी कि पहले का मात्रा 5 और दूसरे का मात्रा 2 के अनुपात में हो। तो भैया पहले का मात्रा है कितना? 9, 5 4 9, दूसरे का मात्रा है कितना? 6। ये 9 और 6 नहीं चाहिए, ये क्या चाहिए? 5 और 2 चाहिए। इसको 5 बनाना पड़ेगा, इसको 2 बनाना पड़ेगा। ऐसे तो बना नहीं सकते, पहले तो बराबर कर लो, पहले बराबर कर लो। तो 9 और 6 को मल्टीप्लाई किया, इससे 2 में, इससे 3 में, अब फिर 5 लगा दिया। क्यों? क्योंकि अब जब बराबर हो गए तो अब पूरे में 5, पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और हम आप उसको कैलकुलेट कर दिए। बात समझ में आ गई? ओके, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल हमारा क्या है, देखते हैं। ठीक है भाई, सेम टाइप का सवाल है, थोड़ा सा क्वेश्चन के पैटर्न को बदलाएगा, पर सवाल बिल्कुल बेशक एकदम सेम है। घबराइए, इत्मीनान नहीं, इत्मीनान रखिए, घबराइए नहीं। क्या एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 4:3 है। वो एक मिक्सचर है जिसमें दूध यानी कि मिल्क और वाटर, दूध और पानी का अनुपात क्या है? 4:5 है, सॉरी 4:3 है, ठीक बात। कह रहा 6 लीटर पानी मिलाने के बाद, यानी कि इसमें आप 6 लीटर क्या करते हैं? वाटर मिलाते हैं। 6 लीटर इसके अंदर पानी मिलाने के बाद, 6 लीटर पानी मिलाने के बाद इसका अनुपात बदल के हो जाता है 8:7। क्या हो जाता है? 8:7 हो जाता है। देन फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ द फाइनल मिक्सचर। तो अंतिम मिश्रण की कुल मात्रा ज्ञात करें, ठीक है। यानी कि अंतिम में कुल कितना लीटर हमारा मिक्सचर है, ये आपसे पूछा जा रहा है।
यानी कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर, यानी कि अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का जो मात्रा है, यानी कि कुल मात्रा कितना है यह आपको बताना। मान लो दूध 4 लीटर है, पानी 3 लीटर है, तो हम बोलेंगे कुल मात्रा कितना हो गया 7 लीटर। थोड़ा समझना, सेम टाइप का सवाल है, ऐसा सवाल हमने पीछे भी किया है। कह रहा है एक सवाल है, सॉरी एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर मिलाए जा रहे हैं। मिल्क और वाटर का जो रेशियो दे रखा है भैया वो है 4:3। अब कह रहा है इसमें 6 लीटर पानी मिलाओ, जिससे तुम्हारा मिक्सचर का रेशियो हो जा रहा है 8:7। तो बताओ ये जो मिक्सचर है ये कितने लीटर का है टोटल, यानी कि आपके अंतिम मिश्रण में कुल मात्रा क्या है ये आपको बताना है। अब ऐसा सवाल हमने पीछे किया है, आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया मिलाए क्या हो, पानी। क्या मिलाए हो, पानी। तो दूध तो सेम होना चाहिए ना, दूध तो सेम होना चाहिए ना। यहां दूध 8 है, इसको 8 बनाने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई लगाना होगा, तो ये बन गया 8, ये बन गया 6। सोचो ना, अब 6 से हुआ 7, यानी कि मेरे हिसाब से एक बदला हुआ है 1 लीटर, जबकि तुम बोल रहे हो 6 लीटर, यानी कि एक का वैल्यू कितना है 6 लीटर के बराबर। ये तो बराबर हो गया 8 है ना। तो अगर एक का मान 6 है तब कुल मात्रा कितना हो गया 8 7 15, यही बोले ना। एक का मान 6 है तो 15 का मान कितना हो गया 15 6 90, यानी कि फाइनल हमारा कितना लीटर मिक्सचर है, तो 90 लीटर हमारा टोटल मिक्सचर आएगा। बात समझ में आ रही है। देखो आपको किसी कारण से आज बोर्ड पे सवाल नहीं दिख रहे होंगे, थोड़ा सा परेशानी के कारण से, पर हम उस बोर्ड को बिल्कुल फ्रेम के सहित तहत आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। आप समझिएगा ध्यान से, जब ध्यान से देखेंगे नहीं तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। हम कह रहे हैं भैया एक कंटेनर है जिसमें मिल्क और वाटर है 4:3 में, इसमें 6 लीटर पानी मिलाओ तो आपका मिक्सर का रेशियो होना चाहिए 8:7। तो बताओ फाइनल मिक्सचर कितना लीटर का है। तो भैया इसमें जब तुम पानी मिलाए हो तो दूध तो सेम रहेगा ना, है दूध तो सेम रहेगा ना, तो दूध को सेम कर लिया। अब सेम करने के चक्कर में क्या आ गया, यहाँ 6 आ गया, यहाँ तो 7 आई, 6 से 7 1 लीटर बढ़ा है, जबकि सवाल कर रहा है वो 6 लीटर बढ़ा है, यानी कि एक का ही वैल्यू 6 हो गया ना। अब जब एक का वैल्यू 6 हो गया तो फाइनल मिक्सचर कितने लीटर का हो गया 8 7 15। एक का मान अगर 6 है तो 15 6 90 लीटर का टोटल हमारा मिक्सचर हो जाएगा। आ रही बात समझ, है ना। हाँ बढ़ते आगे, अगला सवाल लॉक किया जाए। अच्छा सवाल है, देखना बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। करा मेरे दोस्त समझना, एक व्यक्ति अपने आय से पहले 8 महीने, ये अच्छा सवाल है और बड़ा ही खोज के इस सवाल को निकाला गया है। एक व्यक्ति अपने आय में से पहले 8 महीने 2310 रुपया औसत खर्च करता है। समझना, इसको थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं, पहले इसको हल्का लिख के आपको समझाएंगे। देखो कोई इंसान है, पर्सन है जिसका इनकम कितना है उसके बारे में हमारे पास कोई आइडिया नहीं है, ना ही सवाल वो पूछ रहा है, देखेंगे आगे पूछेगा तो देख लेंगे। कह रहा है इनकम जो भी है, यानी कि पहले 8 महीने उसका औसत खर्च क्या है, औसत खर्च जो है वो दे रखा है 2310 रुपया, 2310 रुपया पर मंथ इसका औसत खर्च हो रहा है। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं तुम्हारे से पूछूं कि भाई पहले 4 महीने का औसत तुम्हारे पास दिया हुआ है कि 2000 रुपया है, पहले 4 महीने का औसत दिया हुआ है कि तू पहले 4 महीने में जो खर्च करते उसका औसत दिया हुआ है, एवरेज वैल्यू दिया हुआ है 2000 रुपये, यानी कि फर्स्ट मंथ जितना खर्च किए वो, प्लस सेकेंड मंथ जितना खर्च किए वो, प्लस थर्ड मंथ जितना खर्च किए वो, प्लस फोर्थ मंथ जितना खर्च किए वो, बाय 4। क्यों 4? क्योंकि 4 महीने की बात हो रही है। सम ऑफ क्वांटिटी बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू, यही तो है एवरेज वैल्यू का। अब अगर पहले 4 महीने का खर्च मान लो, तुमको सवाल दे रखा है 2000 है, यानी कि चारों महीने के खर्चों का सम क्या बोल देंगे, यहां से 4 मल्टीप्लाई करके हम 8000 बोल दें। बोलो, बोल सकते हैं, ये तो आता है सर जी, है बात तो सही है। देखो पहले 8 महीने का उसका औसत खर्च कितना 2310 रुपया। आगे बढ़ते हैं, अगले 4 महीने के दौरान वह औसतन 1800 रुपए खर्च करता है। नेक्स्ट 4 मंथ, फोर्थ मंथ नहीं, नेक्स्ट 4 मंथ औसतन 1800 रुपए पर मंथ वो खर्च करता है। हो गया ना साल का कहानी, हो गया ना साल का कहानी। आगे बढ़ते हैं,
लेकिन अपनी दोनों जरूरतों को पूरा करने के लिए आय के अलावा 1680 रुपए ऋण लेता है। अच्छा, पूरा जरूरत पूरा करने के लिए, जरूरत पूरा करने के लिए वो 1600 रुपए का 1680 रुपए का क्या लेता है, कर्ज लेता है। ठीक, 1680 रुपए का क्या लेता है, कर्ज लेता है। तो मेरे से पूछा क्या, जरा बताओ, यदि वह अपनी सारी राशि खर्च कर देता है, यानी कि उसने कुछ भी बचाया नहीं है, सारा राशि क्या कर दिया, खर्च कर दिया, जो उसके पास थी, तो औसत आय और औसत व्यय का अनुपात बताएं। हमसे पूछ रहा है औसत आय और औसत व्यय का रेशियो मेरे से पूछा है, ये कितना होगा। ध्यान से देखना, सवाल छोटा है पर थोड़ा अच्छा सवाल है। हम आपसे एक चीज पूछना चाहते हैं, जरा आप संभल के जवाब दीजिएगा। मान लो तुम्हारी सैलरी 4000 रुपए पर मंथ है। इस हिसाब से अगर एक साल की इनकम तुम्हारे से पूछी जाए तो आप बोलोगे 48,000, 48,000 हमारे साल भर की कमाई आएगी सर। पर तेरा खर्चा हो गया 50,000। अब ये 2,000 तू कहां से लाया, कहीं से तो मैनेज करोगे ना, कहीं से तो कर्ज लोगे ना। अब अगर औसतन 4,000 की बात करें, ठीक है, तो 48 और 54,000 मान लेते हैं आपका मासिक खर्च है। तो आप क्या बोलते हैं कि महीने का अगर 54,000 खर्च है सर, हमारी इनकम तो 48,000 है, तो क्या करेंगे, कहीं से तो कर्ज लेंगे। अब जरा देखो, वो 1680 रुपया कर्ज लिया है, ये बात है, ये कर्ज लिया तब जाके ये 8 महीने लगभग हर महीने 2310 रुपए कर पाया, और आगे के 4 महीने ये 1800 रुपए पर मंथ खर्च कर पाया, क्योंकि ये खर्च करने के लिए ही उसने 1680 रुपए लिए थे। यानी कि अगर हम तुमसे उसके इनकम के बारे में पूछे, उसका इनकम क्या रहा होगा, जरा सोचो। अर्थात कहने का मतलब सारे महीने के खर्चों के सम में से अगर हम 1680 रुपया घटा दें, क्योंकि ये 1680 रुपया उसने किसी से कर्ज लिया था, ये उसके इनकम में नहीं आया। यानी कि पहले 8 महीना वो कितना खर्च किया, तो सर जी हर महीने 2310 रुपए के हिसाब से खर्च किया, तो पहले 8 महीने 2310 गुना 8, ये पहले 8 महीने का खर्च हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। प्लस अगले 4 महीने का खर्चा कितना है, अगले 4 महीने का खर्चा कितना है, तो ये है सर जी 1800 गुना 4, ये अगले 4 महीने का खर्चा है। ये तो खर्च है। अगर हमसे यहां पूछा है व्यय मतलब जो खर्च किया है, एक्सपेंडिचर। अगर औसत एक्सपेंडिचर मेरे से पूछा जाए तो हम इतना ही बोलेंगे सर जी 2300, यहां थोड़ा 2310 गुना 8 प्लस 1800 गुना 4 भागा 12। क्यों 12? क्योंकि हमसे औसत व्यय पूछा गया है, एवरेज एक्सपेंडिचर पूछा गया, तो भैया 12 महीने में जो हमारा खर्च आया वही तो हमारा औसत एक्सपेंडिचर होगा, वही तो हमारा औसत खर्च होगा। तो 12 महीने की बात करें, यही हमारा खर्च है ना, यही हमारा खर्च है ना। हम अभी आय नहीं निकाले, खर्च तो यही आएगा। अब इसको काट लेना, 4 से काटो, 4 गुना 8, 4 का 4, 4 तिया 12, क्या 3 से कटेगा, 3 1 4 2 6, और ये 3 से कट रहा, देखो 3 7 21, यहां बच गया 2, 3 7 21 0, और ये 3 6 18 600, ये हो गया 600, और 770 गुना कितना हो गया भैया, 7 गुना 1400, 600, 1400 600 2000, और 70 गुना 140, यानी कि 2140 रुपया उसका क्या हो गया, 2140 रुपया उसका क्या हो गया, औसत इनकम, नो नो नो, औसत व्यय। ये क्या हो गया, एवरेज एक्सपेंडिचर, एवरेज एक्सपेंडिचर इसका कितना हो गया, 2140 रुपये। अभी हमारा औसत आय निकालना बाकी बचा पड़ा होता है। एकदम यहीं से आपको बस ये समझाना चाह रहे थे, इसलिए हम आपको थोड़ा लंबा खींच दिए, आप समझिएगा, इतना लंबा ही बनेगा नहीं। अच्छा सर जी, अगर हम इनकम की बात करो तो ये तो खर्च था, ये खर्च जब वो किया था जिसमें वो 1680 रुपया कर्ज लिया हुआ था, अगर इसमें से हम 1680 रुपया घटा दें, ये हमारा क्या आ जाएगा, टोटल हमारा उसका इनकम आ जाएगा पूरे साल भर का। पर अगर उसके इनकम का एवरेज पूछा जा रहा है, जरा सोचो तो, इसमें हम 12 से लगा दे भागा,
इसमें 12 से भागा लगा दे। चलो अब 4 से काट लो, 4 दूना 8, 4 का 4, 4 चौका 16, 4 दूना 8, 0, 4 दिया 12। कोई दिक्कत? 3 से अभी और कटेगा। 3 से ये काटा था 770 आया था, 3 से ये 600 आया था, और 3 से 3 का 3, 3 चौका 12, 140 आ गया। क्या बन गया हमारा? 770 गुना 2, ये बात 1400, 600, इसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन था। ये कितना हो गया था? खैर अभी चलो कर लेते हैं। 700 दूना 1400, और ये 600, 2000, और 70 दूना 140, यानी कि 2140 ये बन गया। उसमें से घटा लो कितना साहब? 140। हम क्या बोलते हैं ना, ये तो पहले से मेरे पास था, हम सीधा सीधा 1680/12 करते और वो सीधा घटा देते। अरे ये तो हमारा ये हो गया, इसका भी एवरेज वैल्यू निकाल के घटा लेते। पर चलो अभी हम बिल्कुल सिंपल वे में चल रहे हैं, तो आप समझ लेना। 2140 में से एक घटा लिया तो ये कितना हो गया इसका? 2000 रुपया। ये 2000 रुपया इसका इनकम हो गया, जबकि खर्चा कितना है? 2140। कटे फटेगा क्या? देख लो हमको। और एवरेज क्या पूछ रहा है? आय, एवरेज इनकम एंड एवरेज एक्सपेंडिचर के बारे में। तो एवरेज इनकम कितना हो गया हमारा? 2000, एंड एवरेज एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 2140। 0 से 0 मार दो, 2 से कटेगा क्या? ये हो जाएगा 100 और 107। सही है, कुछ और तो कटना नहीं है। ठीक है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। देखो बड़ा ही सिंपल सा सवाल था, कोई ज्यादा हैवी नहीं था, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। हम ये बिल्कुल तोड़ के इसलिए समझाएं आपको, इसलिए थोड़ा लंबा भी दिख रहा है आपको, आप इतना लिखेंगे नहीं। हम सीधी सी बात करेंगे। हमारे पास अगर इनकम की बात होगी, इनकम क्या होगा सर जी? ये 2310 गुना 8, 1800 गुना 4, उसमें से 1680 घटा लेंगे, ये इनकम हो गया। अगर एवरेज की बात करो तो 12 से डिवाइड लगा लो, सब में पहले से ही लगा लेना। अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है हमारा? हाँ, एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, इस दोनों को निकाल देंगे। ये जो हमारा पहला क्वांटिटी, ये हमारा रेशियो हो जाएगा। समझ रहे बात को? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखेंगे हम लोग अगला सवाल क्या कह रहा हमारा। अगला सवाल क्या है? निकल जा भाई। हाँ, अच्छा सवाल है, देखो ये भी अच्छा सवाल है। अब इस बार थोड़ा सा मिक्सचर से हट के सवाल है, देखिएगा। कह एक साल पहले कोई दो मोबाइल फोन कंपनियां हैं, ओप्पो एंड वीवो। दो मोबाइल कंपनियां हैं, ओप्पो एंड वीवो। एक साल पहले ओप्पो एंड वीवो के मूल्यों का अनुपात दिया हुआ था 3:4, यानी कि ये 1 ईयर एगो था। 1 ईयर एगो, एक साल पहले की बात हो रही थी, जिसमें ओप्पो एंड वीवो के मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है क्या हमारे पास? 3:4। ओके, अब कह रहा है इस ओप्पो और वीवो के वर्तमान मूल्य का और एक साल पहले के मूल्य का अनुपात। देखो इस ओप्पो की बात करें, वर्तमान प्रेजेंट का और एक साल पहले का रेशियो दिया हुआ है। इसी तरह से ये ओप्पो का हो गया, इसी तरह से ये वीवो के बारे में बोल रहा है, प्रेजेंट में और एक साल पहले में रेशियो दोनों का कंपैरिजन करके दिया हुआ है। कह रहा है इस प्रेजेंट में एंड 1 ईयर एगो का जो रेशियो है ओप्पो का, वो कितना दिया हुआ है? 5:4। एंड वीवो का क्या दिया हुआ है? 3:2। ठीक बात। यदि वर्तमान समय में इनके मूल्यों का योग 7.8 लाख है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में इनके मूल्यों का योग, यानी कि ओप्पो प्लस वीवो के मूल्यों का योग हमको दिया हुआ 7.8 लाख। तो वीवो के एक साल पहले का मूल्य क्या होगा? तो वीवो का 1 ईयर एगो मूल्य क्या होगा, ये मेरे से पूछा जा रहा है। हम समझ रहे हैं क्वेश्चन, आपको थोड़ा समझने में परेशानी हो रही है, पर हम आपको फिर से समझा रहे हैं, ध्यान से पहले देखिएगा, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेरे भाई, मेरे पास दो ब्रांड की कंपनियां हैं, ओप्पो एंड वीवो। मोबाइल फोन की दो ब्रांड है हमारे पास। ओप्पो और वीवो के दोनों के एक साल पहले का मूल्यों का रेशियो, उसके प्राइस का रेशियो हमको दे रखा है कितना? 3:4। ठीक है। अब दोनों मोबाइल फोन के एक साल पहले का तुलना इस साल से किया गया।
यानी कि ओप्पो के बारे में बोल रहा है कि प्रेजेंट टाइम में उसका कीमत 5 है, जबकि 1 साल पहले 4 था। समझना बात को। इसी तरह से वीवो के बारे में बोल रहा है प्रेजेंट टाइम में उसका कीमत 3 है, जबकि 1 साल पहले उसका कीमत 2 था। पर ऐसा है क्या? अरे 1 साल पहले उसका कीमत कितना था? 3, जबकि हम बोल रहे हैं 4 है रेशियो के हिसाब से। तो भैया मेरे यही 4 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3। तो प्रेजेंट टाइम का अगर वैल्यू निकाल, ये ओप्पो की बात हो रही है, तो प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, तो प्रेजेंट टाइम कितना? 5। तो 5 का मान कितना होगा? ओप्पो का प्रेजेंट टाइम का 5 का मान कितना हो जाएगा? ये कट जाएगा 5 या 15/4 हो जाएगा। कोई समस्या तो नहीं आ रही? सिमिलरली अगर हम वीवो की बात करें, वीवो की अगर हम बात करें तो कह रहा 1 साल पहले और प्रेजेंट टाइम का जो रेशियो दिया हुआ, यानी कि प्रेजेंट टाइम में अगर उसका कीमत 3 था तो 1 साल पहले कितना है? 2, जबकि 1 साल पहले कीमत कितना था? 4। यानी कि इसी 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ? 4। यानी कि अगर वीवो के बारे में बात करें, 2 का वैल्यू दिया हुआ 4, तो प्रेजेंट टाइम यानी कि 3 का मान कितना होगा? तो 4 या 12/2 6 हो जाएगा। 12/2 6 हो जाएगा। अब जरा सोचो, ये कह रहा 6 और ये 15/4, कुछ गलती तो नहीं हुआ? कटने पिटने में इतना परेशानी क्यों आ रहा है? 3 4 एक बार क्वेश्चन मिला लेते, कहीं कटने पिटने में गलती तो नहीं हो रहा? 3 और 4, 5 और 4, 3 और 2, 7.8 थाउजेंड। ओ लाख लिख दिए, 7.8 थाउजेंड है, सॉरी थाउजेंड है। फिर क्या दिक्कत आ रही है? 15/4, कोई बात नहीं, इसको काट लेते हैं। वो 6 आ गया, इसको काट लेते हैं, ये 1.5 आ जाएगा। 15 को आधा किया 7.5 है, सॉरी 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 7 28, 4 5 20, 3.75। और इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। कुछ कटने लायक नहीं आ रहा है क्या? प्रेजेंट टाइम की अगर बात हो रही है, 4 का वैल्यू 3 है, तो 5 का वैल्यू, सही तो जा रहे हैं? तो ये कितना हो गया? प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में देखो इसका कीमत कितना हो गया? 3.75, ये ओप्पो का हो गया। एंड वीवो की बात हो रही तो वो कितना? 6। तो 6 3 9.75 हो रहा है, जबकि ये 9.75 नहीं कह रहा है, कितना? 7.8 थाउजेंड। यानी कि 9.8 का वैल्यू कितना? 7.8 थाउजेंड। 9.75 का वैल्यू है 7.8 थाउजेंड। कुछ मिस्टेक हो रहा है यार, कुछ मिस्टेक आ रहा है, क्योंकि इतना डाटा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? चेक कर लो, तरीका तो यही है, चेक कर लो फिर। ओप्पो वीवो 5 4, 4 का वैल्यू 3 है, 4 का वैल्यू 3 है, तो 5 का वैल्यू क्या आएगा? ये आ जाएगा। एंड 3/2 की बात करें, 2 का वैल्यू 4 है, तो 3 का वैल्यू 6 आ गया। ओके, 6 एंड 3.75, 9.75, 9.75 का वैल्यू कितना दे रखा है? 7.8। 9.75 का वैल्यू कितना दे रखा है? 7.8। तो किसका वैल्यू चाहिए? प्रेजेंट टाइम में ओप्पो का वैल्यू कितना है? इसमें मल्टीप्लाई करें। ये डाटा कुछ अजीब आ रहा है, इस क्वेश्चन को हम चेक कर ले रहे हैं, एक बार चेक कर लेंगे तो फिर कल की क्लास में आपको हम समझा देंगे इसमें क्या मिस्टेक है। कुछ ना कुछ फॉल्ट हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, वरना डाटा इतना उलझा हुआ नहीं होगा। ठीक है, इसको रहने देते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन अभी हो सकता है आपके साथ सेट में और आ जाए। बस प्रोसेस यही आएगा, कल इस क्वेश्चन को मैच करके हम लोग फिर से इस क्वेश्चन को कंटिन्यू कर लेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट, एक परिवार में व्यय और बचत का अनुपात दिया हुआ है 5:3। यानी कि किसी फैमिली की बात हो रही है जिसमें एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग की रेशियो दे रखा है सवाल हमको। एक्सपेंडिचर एंड सेविंग का रेशियो दिया हुआ है कितना? 5:3। अब कहने की जरूरत नहीं है इनकम कितना होएगा भाई? 8 होएगा, ठीक है। लेकिन कह रहा है अगर उनके व्यय में 60% बढ़ा दिया जाए, अब तुम खुद सोच के देख लो, 60% बढ़ाना, 8 का 60%, इसमें हमको क्या करना है? 60% ऐड कर देना। अगर उसके इनकम को 60% बढ़ा दिया जाए, अब आप खुद सोच के देखिए, अगर हम 8 रखें तो 8 का 60%, थोड़ा डाटा यहां जिस हिसाब से होगा ना उस हिसाब से हम आपको समझाएंगे। 8 का 60% निकालना ऐसे तो इजी है, लेकिन थोड़ा सा सबके लिए परेशानी होगा, तो उससे बचने के लिए जैसे ही परसेंटेज की बात आती है ना, तो आप लोग डबल जीरो अपने मन से लगा लीजिए, कोई बात नहीं। तो 60% इसका कितना हो गया? 8×48 480 रुपया हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई 800 का 60% कितना आ जाएगा यार?
60/100 कर लो, 20 मर जाएगा, अच्छा 48, 480 नहीं बढ़ेगा। तो 480 बढ़ गया तो 1280 रुपया नहीं हो गया नया इनकम, 1280। और वृद्धि की जाए तथा आय में सॉरी 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 उसके व्यय में 60% की वृद्धि की जाए, मिस्टेक हो गया। उसके एक्सपेंडिचर में कह रहा है 60% का वृद्धि कर दो, यानी कि एक्सपेंडिचर में 60% क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। और आय में केवल 25% वृद्धि करते हैं, इसमें केवल 25% वृद्धि करते हैं, ठीक है। इस प्रकार उसके बचत में 3500 रुपए की कमी आती है, यानी कि जो सेविंग बनता है उसमें 3500 रुपए की, पहले की तुलना में अभी के सेविंग में 3500 रुपए की कमी आ जाता है। तो आपसे पूछ रहा है परिवार में बढ़ी हुई आय बताएं, यानी कि आय इनकम जो बढ़ रहा हुआ इनकम जो है उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। जरा सोचो 500 का अगर हम 60% निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा, 300 रुपया। यानी कि 500 से ये हो गया 300 रुपया बढ़ गया, यानी कि 800 रुपया, यानी कि पहले जो इनकम 500 था अब वो इनकम कितना हो गया, 800 हो, सॉरी एक्सपेंडिचर जो पहले 500 था अब कितना हो गया, 800 हो। जबकि आपसे पूछ रहा है कि इनकम में केवल 25% इंक्रीमेंट हुआ है, इस हिसाब से 800 का 25% हो गया हमारा 200। तो 800 से 200 बढ़ जाएगा, यानी कि 1000 हमारा इनकम हो गया, जबकि खर्चा हो गया हमारा 800। तो कायदे से हम बात करें तुमसे तो 800 200 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, बचत होगा। इस हिसाब से जरा देखो तो 300 से घट के कितना आ गया, 200, यानी कि 100। लेकिन सवाल कह रहा है घट रहा है कितना, उसके उसके इस प्रकार बचत में 3500 रुपए की कमी आती है, यानी कि इस 100 का वैल्यू कितना दिया हुआ, 3500, अर्थात एक का वैल्यू कितना दिया हुआ, 35। तो मेरे से पूछ रहा है कि परिवार की बढ़ी हुई आय बताओ। तो ये जो 1000 था इसमें 35 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 35,000, 35,000। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा इस सवाल का जवाब हो जाएगा, ठीक है। आज के क्लास को हम यही करेंगे खत्म। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आएगी, है ना। और अगर समझ में नहीं आया तो आप क्लास को बार बार रिवाइंड करके देखेंगे, आपको बड़ा ही इजी सवाल, इसमें कोई है नहीं, 2 4 10 सवाल और थोड़ा सा अलग अलग तरीके के सवाल हम आपको समझाएंगे। और ये आज का क्वेश्चन जो थोड़ा सा मिसमैच हो रहा था वो क्वेश्चन भी कल हम लोग करेंगे, है ना। तो आप थोड़ा सा रिवाइंड करके देखेंगे, आपको सब चीज बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहें, अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट।